हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उमा, आपके अपने चैनल मेडमाइंड की ओर से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का टॉपिक, जो है एड्रेनालिन, जो कि एक एमरजेंसी ड्रग। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास टॉपिक, विच इज़ एड्रेनालिन। जो यहाँ एड्रेनालिन है, इसका दूसरा नाम क्या है, यानी हम एक तो एड्रेनालिन के नाम से हम इसको देख सकते हैं, इसका दूसरा नाम है वो क्या है, एपिनेफ्रिन। क्या है? एपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन इज आल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन। अब ये जो है, अब मैं एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन कुछ भी वर्ड यूज़ करूँ सेम है, ठीक है। ये एक हार्मोन भी है और एक मेडिसिन भी है, यानी इंजेक्टेबल भी है। इज आल्सो एन हार्मोन एंड अ मेडिसिन। एज अ मेडिसिन इट इज़ यूज टू ट्रीट नंबर ऑफ एमरजेंसी। यानी जब एज अ मेडिसिन मैं अगर बात करूँ तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, बहुत सारी एमरजेंसी की जो कंडीशन होती है उसमें हम एड्रेनालिन का यूज़ करते हैं। और एज अ अगर मैं बात करूँ उसका हार्मोन, तो ये एड्रेनालिन इज अ कैटाकोलामाइन। क्या है कि कैटाकोलामाइन है। बताती हूँ कैटाकोलामाइंस क्या होते हैं। विच इज सिक्रेटेड मेनली बाय एड्रिनल मेडुला। जो किससे सिक्रेट होते हैं? विच इज secreted mainly by adrenal medulla। किससे? एड्रिनल मेडुला से क्या होते हैं, मेनली ये सिक्रीट होते हैं, ठीक है। अब मैं बता रही थी, हाँ मैंने कहा था कैटाकोलामाइन में बताती क्या होते हैं। जो कैटाकोलामाइंस होते हैं एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सब्सटेंस होते हैं। व्हाट आर दिस आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सब्सटेंस रिलीज्ड इनटू द ब्लड इन रिस्पॉन्स टू फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। यानी जब भी बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रेस आएगा, फिजिकल हुआ, इमोशनल हुआ, तब ये बॉडी के अंदर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। क्या? कैटाकोलामाइंस, ठीक है। और एड्रेनालिन एक कैटाकोलामाइन है, ठीक है। अब देखो, एड्रेनालिन जो है, एड्रेनालिन इज अ नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। एड्रेनालिन जो है इज अ नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। व्हाट इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो लाइक अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा में अल्फ़ा 1 हो जाएगा, अल्फ़ा 2, बीटा में बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अभी हम इनको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कंप्लीट, क्योंकि एक अलग पूरा टॉपिक है। ये जो रिसेप्टर मैंने लिखे ना, ये बॉडी में हर अलग जगह पे ऑर्गन्स में अलग अलग जगह मिलेंगे, अलग अलग फंक्शन होगा, कोई कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कोई डायलेट करेगा। अभी मैं इस पर डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि इस पर डिटेल में जाना लाइक एक और इस टॉपिक को कंफ्यूजिंग बना देगा। अभी सिर्फ हम यहाँ वो चीज़ें लेंगे जो हमें यहाँ काम होगी, ठीक है। तो ये देखो, एड्रेनालिन मैंने कहा एक नॉन सेलेक्टिव है। अगर मैं सेलेक्टिव वर्ड बोलती हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि कोई मान लो ड्रग है वो सीधा सिर्फ अल्फा 1 पे काम कर रही है, या कोई ड्रग है वो सिर्फ बीटा 1 पे काम कर रही है। लेकिन जो एड्रेनालिन है वो क्या करता है, एक नॉन सेलेक्टिव, यानी कोई सेलेक्टिवली किसी पे बाइंड नहीं होगा। ये किसी पे भी बाइंड हो सकता है, ये अल्फा 1 पे भी, बीटा 1, बीटा 2, मतलब किसी पे भी बाइंड हो सकता है, ठीक है। यानी क्या है, जो है एड्रेनालिन हैविंग बोथ अल्फा एंड बीटा इफेक्ट, यानी इसके ये इफेक्ट भी और ये इफेक्ट भी हैं, ठीक है। अब आप ये बोलोगे, लेकिन उससे पहले अभी आपका अगर एक डाउट अराइज होता हो, तो लाइक मैंने कहा ये जो अल्फ़ा 1 ये भी हो सकता है, मान लो हार्ट के ऊपर अल्फ़ा 1 भी है, बीटा 1 भी। अभी मैं ये नहीं बता रही कौन सा क्या है, उसके लिए हम एक अलग क्लास रखेंगे पूरा प्रॉपर, तब हम इसको समझेंगे। अभी जस्ट मैं सपोज करने के लिए बोल रही हूँ कि सपोज करो हार्ट के ऊपर दोनों रिसेप्टर हैं, बीटा 2 भी है, अल्फ़ा 1 भी है, ठीक है। तो कौन सा वर्क करेगा, ये डिपेंड करता है 2-3 चीज़ों पर, ठीक है। इसके काफ़ी सारे होता है, लेकिन जो हम मेनली वो करें, तो सबसे पहला तो यही कि अगर मैं एड्रेनालिन को लो डोज पे देती हूँ, लो डोज पे अगर मैं एड्रेनालिन दूंगी, तो बीटा 2 का इफेक्ट शो करेगा। कौन सा इफेक्ट शो करता है? इट एक्ट एज बीटा इफेक्ट। मान लो मैंने लो डोज में क्या दे दिया, लो डोज में मैंने यानी कम अमाउंट में क्या दिया, एड्रेनालिन दिया है, तो वो तो एक्ट करेगा एज अ बीटा 2। तो वो किसके साथ बाइंड होगा, उसका इफेक्ट आएगा बीटा 2 वाला इफेक्ट आएगा, यानी इस वाला, ठीक है। और अगर मैं इसको हाई डोज पे देती हूँ तो ये अल्फ़ा 1 वाला इफेक्ट आएगा। वैसे भी अभी जो एड्रेनालिन में हम सिर्फ ये 2 ही डील करने वाले हैं, अल्फ़ा 1 और बीटा 2, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, याद करने का तरीका भी देख लो। मैंने क्या बताया,
लो डोज पे किसकी तरह एक्ट काम करता है ये? लो डोज एड्रेनालिन एक्ट एज बीटा 2 इफेक्ट। किसकी तरह काम करता है? एक्ट एज बीटा 2 इफेक्ट। ओके सॉरी, ये दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, रुको। मैंने क्या बताया? मैंने कहा जो लो डोज है, लो डोज ऑफ एड्रेनालिन एक्ट एज बीटा इफेक्ट, बीटा 2 इफेक्ट। किसकी तरह करती है? एज अ बीटा 2 इफेक्ट आता है उनका, ठीक है। और जो हाई डोज है, हाई डोज किसकी तरह एक्ट करती है? हाई डोज ऑफ एड्रेनालिन एक्ट एज अल्फा 1 इफेक्ट, ठीक है, एक्ट एज अल्फा 1 इफेक्ट। अब अल्फा 1 का क्या इफेक्ट आएगा, बीटा 2 का क्या इफेक्ट आएगा, वो मैं बताती हूँ। पहले ये देख लो, याद करने का तरीका देखो क्या है। एल मैंने लो मतलब कम, और बी टू मतलब 20 से बिट याद कर सकते हैं कोई भी चीज़, बीटा, ये बीटा रिसेप्टर है, ये अल्फा रिसेप्टर है, बीटा तो मतलब अब बिट मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, तो लो भी थोड़ा सा और बिट भी थोड़ा सा होता है, तो लो को बीटा से याद रख लेना, तो उससे अपोजिट दूसरा वाला क्या हो जाएगा? अल्फा 1 इफेक्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया? अच्छा, तो फर्स्ट हमने देख लिया है कि जो मैंने बताया था कि कौन सा, अगर दो रिसेप्टर अगर सेम ऑर्गन पे प्रेजेंट है तो कौन से वाला वर्क ज़्यादा करेगा, उसके लिए मैंने फैक्टर बताए थे। एक तो पहली बात कि अगर लो डोज में दे रही है तो कौन सा इफेक्ट देगा? B2 इफेक्ट आएगा, और अगर वही हम हाई डोज में दे रहे हैं तो एक्ट एज अल्फा इफेक्ट। ओके, तो दूसरा फैक्टर है वो जो है, जो डिपेंड करता है वो क्या होगा? दूसरा फैक्टर होगा वो ये कि कोई ऑर्गन है, सपोज उसके ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर ज़्यादा अमाउंट में है, अल्फा 1 कम है, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा अमाउंट में होंगे रिसेप्टर वो प्रीडोमिनेंटली एक्ट करेंगे वहाँ पर, ठीक है, तो उनका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, उस वाले रिसेप्टर से बाइंड होने पर जो इफेक्ट आता है वो ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू जो वहाँ लो अमाउंट में है, ठीक है। अब देखो, इस टॉपिक को आगे लेकर जाने से पहले मैं एक चीज़, मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी जो क्या थी कि एड्रेनालिन इज़ अ नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। आई थिंक पहले मैं उसको एक बार क्लियर कर देती हूँ, कभी हम आगे जाते जाएँ और हम कहीं एक बेसिक सी चीज़ पे ना अटक जाएँ। एक बार ये देख लो, मैंने क्या कहा था, एक क्या ये नॉन सेलेक्टिव तो आपको समझ में आ गया जो भी मैंने बताया, नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। अब ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट क्या है? जो ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हैं, इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, ये सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स होते हैं। मैं इसकी बात बोल रही हूँ, नॉन सेलेक्टिव हो चुका है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये क्या है? सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट, सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। अब देखो, कहीं ना कहीं सिम्पैथोमिमेटिक में देखो, अगर हम इसको वो करके देखते हैं तो क्या वो निकलता है? सिम्पैथो मतलब सिंपैथेटिक, रिलेटेड टू सिंपैथेटिक सिस्टम। मिमेटिक मतलब उसकी नकल करना, कॉपी करना, यानी जो सिंपैथेटिक सिस्टम की क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं वो वाले एजेंट। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लो कि कहीं भी या तो एड्रेनर्जिक वर्ड आ जाए, सिम्पैथोमिमेटिक आ जाए, सिंपैथेटिक सिस्टम आ जाए, ये सभी कहीं ना कहीं है ना बॉडी में है ना, किससे रिलेटेड होंगे? ये कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कौन से सिस्टम से, लाइक बॉडी के अंदर जब फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन हो रही है, यानी स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है ना, तब ये सिस्टम क्या हो जाता है? पूरा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। अब देखो, हमारी बॉडी में ऐसी चीज़ें नहीं होती, हर चीज़ का क्या होता है? एक रिसेप्टर होगा। क्या होगा? एक रिसेप्टर होगा। जब वो मान लो कंडीशन, मैंने कहा बॉडी के अंदर स्ट्रेस की कंडीशन हुई, स्ट्रेस की कंडीशन होते ही बॉडी के अंदर क्या रिलीज होता है? कैटाकोलामाइन रिलीज हो जाते हैं। अब वो क्या है? कैटाकोलामाइन, जिसमें एक एड्रेनालिन भी एक कैटाकोलामाइन है, वो जाके वो एक क्या है? एक सब्सटेंस है, वो जाके कहाँ? इनके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं। मैंने कहा जब बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो उसके क्या होते हैं? ये पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो क्या होंगे? जाके अपने अपने रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होंगे, क्योंकि एड्रेनर्जी के लिए स्पेसिफिक क्या है? एक रिसेप्टर्स हैं, उनके जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड होंगे, तब बॉडी के अंदर क्या होगा? उसका जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब जो मैं ये अल्फ़ा बीटा बात कर रही थी ना, ये पर्टिकुलरली एड्रेनर्जिक के, यानी जब बॉडी के अंदर क्या होता है? ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। क्या है? जो मैंने बताया था तुम्हें, अल्फ़ा बीटा, ये कौन से रिसेप्टर्स हैं? ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हैं। यानी जब बॉडी के अंदर
सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है। जब बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है तो जब वो रिसेप्टर होंगे ना जिनके साथ वो सब्सटेंस केमिकल बाइंड होके रिस्पोंड करेंगे उस टाइम फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में, तो वो कौन कौन से रिसेप्टर होंगे, अल्फा 1, अल्फा और बीटा। अब अल्फा के अलग सब टाइप्स हो जाएंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा के बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ठीक है। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, तो ये थे वो रिसेप्टर। इन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अब इतना समझ में आया, ये बताना जरूरी था कि नॉन सेलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट क्या है, यानी ये कोई सेलेक्टिवली, यानी जो एड्रेनलिन हैं, ये जो रिसेप्टर हैं सिंपैथेटोमिमेटिक एजेंट के, जो ये रिसेप्टर्स हैं इन पे स्पेसिफिकली बाइंड नहीं होता, वो किसी पे भी बाइंड हो सकता है, ये किसी भी रिसेप्टर पे वर्क कर सकता है, यानी इसको परमिशन है। कुछ होते हैं स्पेसिफिकली B1 के लिए बने हैं, वो B2 के लिए बने, लेकिन ये सब के लिए बना है। पर ये किस पर बाइंड होगा उसके लिए मैंने बताया कि अगर लो डोज पे होगा तो बीटा 2 इफेक्ट, हाई डोज पे होगा तो अल्फा 1 इफेक्ट। और क्या केसेस हो सकते हैं कि अगर ज़्यादा अमाउंट में, मान लो सपोज एक जगह पे ज़्यादा अमाउंट में जोन सा रिसेप्टर ओबियसली प्रीडोमिनेटली वो वाला वर्क करेगा। इतना समझ में आया, ठीक है। तो अभी एक चीज़ और समझते हैं, वो क्या एक स्मॉल ट्रिक है। लाइक अभी मैंने कहा कि अब हम इतना सारे रिसेप्टर पे अभी तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए रिसेप्टर का, जो अब हमें यहाँ काम आएगा। वो क्या है, उसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे। वो ट्रिक क्या होगी वो देख लेते हैं। देखो बचपन में ABCD तो पढ़ी है ना, तो बस वही करते हैं, A B और यहाँ लिखते हैं C और D, ABCD। A फर्स्ट नंबर पे आता है, B सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखो A1 मीन्स क्या हुआ, अल्फा 1 रिसेप्टर, क्या हुआ ये अल्फा 1, और ये क्या हुआ बीटा 2, यानी रिसेप्टर, ठीक है। C मीन्स क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन, और D मीन्स डायलेशन, डायलेटेशन, यानी जो भी अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन। यानी इस रिसेप्टर पे जो भी बाइंड होता है ना, जो भी कैटाकोलमिन बाइंड होगा तो क्या होगा, वो उस जगह की या उस ऑर्गन क्या करवा देगी, कोई वेसल्स है या कुछ भी, उसकी कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगी। वहीं जो बीटा 2 रिसेप्टर है, अगर उससे कोई बाइंड होता है तो क्या होता है, डायलेटेशन, डायलेशन अफेक्ट आता है, वो चीज़ डायलेट हो जाती है। इतना समझ में आया। लाइक अगर कोई वेसल है, अगर वेसल है सपोज, तो बीटा 2 वेसल्स, जो एक वेसल है इस पर अगर बीटा 2 रिसेप्टर है तो वो क्या करवा देगा, उस वेसल्स को डायलेट करवा देगा, वेजो डायलेशन। और अगर वही वो अल्फा 1 रिसेप्टर अगर उस पर प्रेजेंट है तो वो क्या करवा देगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन अफेक्ट देगा। इतना समझ में आया। तो मैंने जब अभी ये बात बोली कि लो डोज पे एक्ट एज बीटा 2 इफेक्ट, यानी एड्रेनलिन को अगर तुम कम अमाउंट पे दे रहे हो, और मैंने कहा क्या इफेक्ट आएगा, बीटा 2 इफेक्ट आएगा, तो यानी बीटा 2 रिसेप्टर से बाइंड होगा, तो यानी क्या होगा, यानी वो वेसल्स क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। और मैं अगर अल्फा 1 की बात करूँ तो वही क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो भी हमारे लिए जो यूज़ वाली चीज़ है ना एड्रेनलिन में, वो ये है तो वो भी उन रिसेप्टर पे भी काम कर सकता है, लेकिन अभी उसको डिटेल में पढ़ने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं, मैं अलग से इनको बताऊंगी, ठीक है। तो ये समझ में आया, अल्फा 1 का वर्क क्या होगा, वो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, और बीटा 2 क्या करवा देगा, डायलेशन करवा देगा। याद करने का सबसे ईजी तरीका है, अल्फा 1 इज ABCD, A 1 पर है, 2 पर है, यानी अल्फा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, ठीक है। ये डायलेशन और वो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब इतना समझ में आया। अब हम स्टार्ट करेंगे यूजेस ऑफ एड्रेनलिन। क्या यूजेस ऑफ एड्रेनलिन, एड्रेनलिन के यूज क्या क्या हैं, ठीक है। ये है अब हमारा टॉपिक। देखो भाई, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इज एनाफाइलेक्टिक शॉक। क्या होगा, एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब आपको एक बात पता है, वो बात ये है कि जो एड्रेनलिन है, एनाफाइलेक्टिक शॉक, एक जस्ट मिनट, जो एड्रेनलिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए। क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस, DOC क्या है इसके लिए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक इज ADR। क्या है, ADR, ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, एड्रेनलिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब हम देखते हैं भाई इसमें ये क्यों ड्रग ऑफ चॉइस है एड्रेनलिन। अब आपको एक बात पता हो, आपने थोड़ा सुना भी हो, एड्रेनलिन नो ADR बोथ आर सेम। हम थोड़ा यही सोचते हैं कि दोनों के फंक्शन सेम है, बाकी जब आप इनको अलग से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। अभी हम अपने ज़रूरत के मुताबिक ही चीज़ों को उठाएंगे, ठीक है। तो हाँ,
अब देखो सबसे पहले हमने क्यों एड्रेनालिन को प्रेफर किया शॉक में देने के लिए और उसको ड्रग ऑफ चॉइस तक भी बना दिया। देखो शॉक क्या है, पहले हम देखो कुछ चीज़ें ना सिर्फ रटने के लिए अगर मैं सिर्फ इसको वन लाइनर करके बता दूं और ख़त्म कर दूं तो चीज़ों का फ़ायदा नहीं है, ना ही आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, ना आपको इसका रैशनल समझ में आएगा। तो थोड़ा देख लेते हैं इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड। अब देखो जो शॉक है, शॉक क्या होता है, शॉक क्या होता है कि जब अचानक बॉडी के अंदर से जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, यानी सडन बीपी डाउन। इसमें क्या होता है, शॉक में अचानक से पेशेंट का क्या हो जाता है, बीपी ड्रॉप हो जाता है। क्या हो जाता है, बीपी ड्रॉप हो जाता है। तो अब ये देखो यानी शॉक में क्या हो गया, बीपी डाउन हो गया। अब एक बात मुझे ये बताओ, सॉरी विजिबल नहीं है ना, हाँ ये देखो शॉक में क्या हो गया, सडन बीपी डाउन, बहुत ही हाइपोटेंसिव स्टेट, बहुत ही एक वैसी कंडीशन है। तो देखो पेशेंट का बीपी डाउन हो गया। अब आप सोच होंगे हम एड्रेनालिन और नोरेडियर, अब दो चीज़ों को मैं यहाँ आपको है ना डिफ्रेंशिएट करके बताना चाहूँगी कि हम क्यों एडीआर नोरेडियर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। अब देखो यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, हालांकि जिनको नहीं पता वो कंफ्यूज नहीं होगा, लेकिन जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना नोरेडियर के बारे में वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। वो कन्फ्यूजन क्या है कि हमें पता है कि एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन दोनों के दोनों क्या करते हैं, बीपी को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, बीपी इंक्रीज कर देते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर की वजह से। अल्फा 1 मैंने क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर है वो क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन। ये क्या था, ABCD। अल्फा 1 क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी वो क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करके क्या करता है, बीपी को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो लेकिन अभी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि एड्रेनालिन तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक बीपी बढ़ाता है, लेकिन हमारा जो नोर एड्रेनालिन है वो सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक दोनों ही बीपी बढ़ाएगा। तो इसका मतलब तो बेटर कौन हुआ, बेटर तो नोर एडीआर हुआ, यानी नोर एड्रेनालिन दे देना चाहिए, है ना भाई। जब मैंने कहा इस टाइम पेशेंट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उसका बीपी डाउन हो रखा है, तो जब बीपी बढ़ाना है तो नोर एडीआर दो, क्योंकि नोर एड्रेनालिन में से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही प्रेशर इंक्रीज हो रहे हैं, किसमें, नोर एडीआर में, यानी नोर एड्रेनालिन में, जबकि एड्रेनालिन क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक बढ़ा रहे हैं। तो हम क्यों नोर एडीआर दे रहे हैं, बल्कि इसको ड्रग ऑफ चॉइस भी बना रहे हैं। तो भाई जो मैंने तुम्हें बताया था कि ड्रग ऑफ चॉइस शॉक के लिए नहीं है, एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए है। वो सजाने के लिए वर्ड नहीं लिखा गया है एनाफाइलेक्सिस, ये जो एनाफाइलेक्टिक शॉक लिखा था, एनाफाइलेक्टिक तो ये सजाने के लिए वर्ड नहीं लिखा था, इसका भी मीनिंग है। इसमें तो क्या हो गया, बीपी डाउन हो गया शॉक में तो, और जो एनाफाइलेक्सिस है यानी जो एलर्जिक रिएक्शन हुई उसको अचानक से, जिसकी मैनिफेस्टेशन क्या आती है, एनाफाइलेक्सिस की मैनिफेस्टेशन है सीवियर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या हो गया, सीवियर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या हो गया, सीवियर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, विच मीन कि पेशेंट को दो प्रॉब्लम है। सबसे पहली तो प्रॉब्लम क्या होगी कि उसको बीपी डाउन हो गया, दूसरी क्या है, उसको ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन है, सांस ही नहीं आएगा उस बंदे को। तो भी यानी दो कंडीशन होगी। अब हम एक चीज़ और देख लो, यही कि एडीआर जो है, मैंने कहा था एडीआर सभी रिसेप्टर पे काम करता है, ए फॉर ऑल। याद करने का मैं तरीका बता रही हूँ, एड्रेनालिन जो है उसको याद करो, ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल यानी सभी रिसेप्टर पे काम करेगा, ऑल रिसेप्टर पर। लेकिन जो नोर एडीआर है, तो नोर एडीआर मतलब कुछ नहीं है, तो क्या नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या है, बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर मैंने क्या कहा था, देखो एड्रेनालिन के पास अल्फा 1 भी है और बीटा 2 भी है। अल्फा 1 की वजह से तो वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, अल्फा 1 की वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होते क्या हो जाएगा, बीपी में थोड़ा सुधार आएगा। और जो बीटा 2 इफेक्ट है वो क्या करता है, वेजो डायलेशन। अब ये कहाँ की, यानी ये लंग्स में भी प्रेजेंट होगी कहीं ना कहीं, बीटा 2 रिसेप्टर हर जगह, इनकी कहाँ कहाँ क्या कुछ है वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना देख लो। जिसकी वजह से बीटा 2 रिसेप्टर लंग्स में प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ की वेसल डायलेट हो जाएगी और उसको क्या हो जाएगी, कंजेशन में जो उसको ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन थी उसमें रिलीफ मिलेगा। तो यानी एड्रेनालिन के पास तो दोनों का जुगाड़ है, यानी वो काम भी कर लेगा, वो काम भी कर लेगा, यानी आधा आधा करके यानी पेशेंट की जान तो बचा ही लेगा। लेकिन नोर एडीआर के पास बीटा 2 रिसेप्टर नहीं है, क्या है, ये रिसेप्टर नहीं है, यानी वो सिर्फ बीपी इंप्रूव कर सकता है। यानी एक स्टूडेंट है जो मैथ में तो 100% नंबर ले आएगा, लेकिन और सब्जेक्ट में 0 है। लेकिन एक बच्चा है जो हर में एवरेज मार्क लेके आ रहा है 70 मतलब ये वाली चीज़ें, तो ये थोड़ा ज़्यादा होगी। आप यहाँ तो एक वो चीज़ होगी, लेकिन समझाने के लिए कि नोर एडीआर के पास क्या नहीं है, एड्रेनालिन सब में है, ऑलमोस्ट हर चीज़ वो चीज़ें मैनेज कर लेगा। ये सिर्फ मैथ्स के मार्क्स नहीं है, वो ज़िंदगी की बात है, वो बचा भी लेगा इंसान को एड्रेनालिन, क्योंकि उसके पास दोनों प्रॉपर्टी है। लेकिन नोर एडीआर सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, बीपी को इम्प्रूव कर लेगा, लेकिन सांस तो पेशेंट को अभी भी नहीं आ रहा है।
तो अभी बात समझ में। तो इसीलिए हम क्या देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, एड्रेनालिन, ना कि नोर एड्रेनालिन। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया, हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, एड्रेनालिन होगी। चलो अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके लिए रूट क्या रहेगा, रूट ऑफ चॉइस क्या रहेगी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए, किसके लिए, एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए रूट ऑफ चॉइस क्या रहेगा, IM। क्या रहेगा, IM। ध्यान से सुन लो, IM, ना कि IV। IV इज नॉट अ रूट ऑफ चॉइस, इनफैक्ट हम देते भी नहीं हैं। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि अगर हम सपोज उसको IV से, अगर हम उसको, अगर पेशेंट एनाफाइलेक्टिक शॉक का है और हम उसको IV से क्या दे रहे हैं, IV एड्रेनालिन दे रहे हैं, तो चांसेस ऑफ अरिथमिया, पेशेंट को मार देंगे ऐसे। तो हम क्या हो जाएगा, अगर हम IV रूट से देते हैं, पहली बात तो ये रूट देना ही नहीं है IV, और अगर दे देते तो क्या होता है, चांसेस ऑफ अरिथमिया, पेशेंट को क्या हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है। क्या हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है। सो नेवर गो फॉर IV रूट एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए। अब दूसरी चीज़ आती है कंसंट्रेशन ऑफ चॉइस। अब हाँ, एक मेन चीज़ जो इसमें रहती है ना एड्रेनालिन में, वो होती है इसकी कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो एड्रेनालिन है, क्या है, जो एड्रेनालिन है, इसकी पहली बात तो हाँ, हम इसकी बात करते हैं, इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ चॉइस क्या रहेगी, कंसंट्रेशन ऑफ चॉइस रहेगी 1:1000। क्या रहेगी, 1:1000। अब ये देखो व्हाट इट मीन, पहली बात ये 1:1000 का, आज हम एक चीज़ मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, वो क्या है। अगर आप मेरी तरह कन्फ्यूज़ होते, मैं कन्फ्यूज़ होती थी, मुझे नहीं पता था, तो इसलिए मैं, जो मुझे नहीं पता, तो मुझे लगता है शायद आपको भी, आप मुझ जैसा कोई और भी होगा। तो देखते हैं क्या होता है। अब ये जो 1:1000 है, ये क्या है, एक बात याद रखो, जो फार्मेकोलॉजी में ये जो ये रेशो में जो चीज़ें आई ना, 1:1000, ये कभी भी कुछ रेशो आते हैं, तो याद रखना जो ये आगे होती है ना, ये तो होती है मेन ड्रग। क्या होती है, ड्रग होती है, और जो ये होता है वो होता है सॉल्यूशन। और जो ये ड्रग होगी ना, वो होगी ग्राम में, और सॉल्यूशन होगा ml में। ठीक है, मैंने कहा जब भी ऐसे रेशो में मिलेगी ना चीज़ें, तो जो पहले होगी वो होगी ड्रग होगी ग्राम में, शायद विजिबल नहीं है, ड्रग, और वो किस में होगी, ग्राम में हो गई, और जो ये सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा, ml में होगा वो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ क्या चीज़ क्या है, देखो यहाँ इसका मतलब क्या है, जो 1 है वो क्या है आपका, एड्रेनालिन है, यानी 1 ग्राम एड्रेनालिन कितने सॉल्यूशन में, 1000 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, यानी यहाँ क्या है, 1 ग्राम एड्रेनालिन प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। इतना समझ में आया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ वो क्या होगी, मैंने कहा 1 ग्राम ADR इन 1000 ml सॉल्यूशन। इतना समझ आया। अब 1 ग्राम को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम में कितने, 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, तो 1000 mg ADR कितने के अंदर आ जाएंगे, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर। इससे वो करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 mg पर ml, यानी मैं बोल सकती हूँ 1 ml के अंदर 1 mg एड्रेनालिन है। वो ग्राम था, 1000 ml सॉल्यूशन के अंदर तो 1 ग्राम था, लेकिन ग्राम को हमने इसकी स्मॉल यूनिट उसमें कन्वर्ट किया, तो 1000 मिलीग्राम हो गया। तो 1000 ml के अंदर 1000 मिलीग्राम एड्रेनालिन है, और अगर इसको हम क्रॉस करते हैं तो क्या आता है, 1 ml के अंदर कितना आ जाएगा, 1 mg। और जो हमारे पास, और ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है एमरजेंसी ट्रे के अंदर, एम्प्यूल। ठीक है, देखा हो आपने, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है एमरजेंसी ट्रे के अंदर। क्या करना है, सिर्फ हमें लोड करना है। यानी वो कितना, पहली बात तो वो जो एक एम्प्यूल होगा वो कितना होगा, तो हमें करना क्या है, सिर्फ जो हमारे पास ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है 1 ml का एम्प्यूल होगा। ठीक है, जिसके अंदर 1 mg ही क्या होगी, एड्रेनालिन होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, 1 mg पर ml वाला क्या ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो उसके अंदर क्या करना है, सिर्फ हमें उसको लोड करना है। क्या करना है, लोड करना है। कितना, उसको लोड किया, लेकिन हमें देना कितना है, इसकी वजह से अमाउंट होती है जो बुक में भी, 0.3 से 0.5 हम इसको देते हैं IM रूट से। IM रूट से 0.5 ml, लेकिन ये प्रोटोकॉल के डिपेंड करता है कितनी देनी है। अब हम यहाँ अमाउंट डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, तो लेकिन रूट क्या है, IM रहेगा, वैसे अमाउंट 0.3 से 0.5 ml हम इसको देते हैं। अब क्या करना है, अब हमने पेशेंट को क्या दे दिया है, एड्रेनालिन दे दिया है।
ठीक है, मैंने कहा ये समझ में आया 1:1000 वाला किस रूट से देना, IM रूट से देना है। तो यानी मैंने अभी क्या बताया, एनाफाइलेक्टिक, अभी मैं थोड़ा समराइज कर रही हूँ। एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, एड्रेनालिन रहेगी। चॉइस ऑफ रूट क्या रहेगा, IM रहेगा। चॉइस ऑफ कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 1:1000। 1:1000 जो है वो चॉइस ऑफ कंसंट्रेशन है, यानी इस कंसंट्रेशन में हम उसको देते हैं। ठीक है, अब हमने दे दिया पेशेंट को। अब एड्रेनालिन देने के बाद अगर पेशेंट रिकवर नहीं हुआ, क्या हुआ, तो रिकवर नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। ऑब्वियसली जैसे जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप उसमें पास नहीं हो पाते, वो आप क्रैक नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, दोबारा प्रिपेयर करते हैं। तो वैसे ही हम एड्रेनालिन को क्या करेंगे, हम दोबारा देंगे। क्या करेंगे, हम एड्रेनालिन को दोबारा देंगे। रिपीट एड्रेनालिन, क्या करेंगे, रिपीट एड्रेनालिन। जस्ट 1 मिनट, 1 सेकंड में यहाँ बता देती हूँ। इफ़ पेशेंट नॉट रिकवर, मैंने क्या बताया, अगर पेशेंट रिकवर नहीं कर पाता तो क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। रिपीट क्या करेंगे, सेम ड्रग यानी ADR, ठीक है, एड्रेनालिन, सेम डोज यानी सेम कंसंट्रेशन, विच वन विल बी 1:1000, और सेम रूट। रूट भी क्या होगा हमारा, सेम होगा। रूट क्या होगा, सेम होगा। IM रूट से हम उसको देंगे। ठीक है, इतना समझ आया। यानी एक बार दे दिया और अगर उसके बाद भी पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो पाती है तो हम क्या करेंगे, डोज को रिपीट कर देंगे, जिसमें ड्रग भी सेम होगी, रूट भी सेम होगा, कंसंट्रेशन भी सेम होगी। ठीक है, लेकिन अब जो केस आता है, वैसे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पेशेंट उसी में ही रिकवर हो जाता है, 80% सपोज वहाँ ठीक हो जाता है, लेकिन ना ठीक हो तो हम क्या देते हैं, रिपीट डोज दे देते हैं। लेकिन इन केस अगर पेशेंट यहाँ भी रिकवर नहीं करता है, दोबारा से जो हमने IM लगाया है वो फेल हो गया, अगेन क्या हो गया, जो हमारा ये पहली बात, हाँ, ये जो हमें रिपीट डोज देनी है ये हमें विदिन 10 मिनट्स के अंदर जैसे पॉसिबल हो ना, जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी देनी है, बट 10 मिनट्स के अंदर अंदर हमें वो जो ये डोज है, मैंने कहा ये रिपीट डोज है, ये दे देनी है हमें। ठीक है, अब अगर 2 टाइम्स IM रूट फेल हो जाए, यानी अब भी जो हमने रिपीट डोज लगा दी, पहले लगाई थी, अरे कभी दूसरी लगा चुके हैं, इसके देने के बाद भी अगर क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है, यानी पेशेंट रिकवर ना करे, तो हम क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली पहली बात तो अगर मैं अब दोबारा से IM रूट से देती हूँ तो ये क्या है, सेम IM रूट देना, डिक्रीज है उसकी रिकवरी चांसेस। अगर होना होता तो अभी हो जाता, 2 बार दे चुके हैं तो उसके डेथ के रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब जो कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन है, डेस्परेट सर्कमस्टांसेस। नाउ द कंडीशन सर्कमस्टांसेस इज डेस्परेट सर्कमस्टांसेस। अब हमें जो एड्रेनालिन देना वो किस रूट से देंगे, हम वो देंगे हम IV रूट से। किसे, IV। 2 बार हमारा IM रूट फेल हो चुका है, तब जाके हम थर्ड टाइम किससे देंगे, अब क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स IM रूट फेल, 2 टाइम्स IM रूट फेल। IM रूट क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, तो हम क्या देंगे, देन वी विल गो फॉर IV एड्रेनालिन। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि मैंने थोड़े टाइम पहले बोला था अगर हम एड्रेनालिन को IV देते तो हम पेशेंट को अरिथमिया से मार देंगे। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, तो यहाँ कौन सा उस पेशेंट के बचने के चांसेस हैं, यहाँ पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा, हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा। और एक बात और, अब हमारी जो कंसंट्रेशन है वो वही नहीं रहेगी, हम थोड़ा, अब इसलिए हम एड्रेनालिन यूज़ कर रहे हैं, IV यूज़ कर रहे हैं, तो हम थोड़ी क्या लेंगे, हम उसको क्या करेंगे, तो हम उसको बचाने, अभी हम कौन सा बचने का चांस, अब हम क्या करेंगे, हम वो तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे जिससे हम IV तो दे रहे हैं लेकिन उसके जो रिस्क हैं एरिथमिया के उनको कम करने की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब देखो, जब हम IV एड्रेनालिन दे रहे हैं तो ओब्वियसली पहली बात ड्रग सेम है, ड्रग सेम है पहली बात। दूसरी बात, रूट क्या हो गया, चेंज हो गया, रूट क्या हो गया, अब हमारा IV हो गया ना कि IM। और दूसरी चीज़ है कंसंट्रेशन, थर्ड वन इज कंसंट्रेशन। क्या कंसंट्रेशन सेम रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात एक अभी के अभी गांठ बांध लो, वो क्या होगी कि जब भी हम एड्रेनालिन को IM रूट से दे रहे हैं तब तो 1:1000 वाली ठीक है, IM के लिए 1:1000 देंगे, लेकिन जब भी हम IV एड्रेनालिन देंगे तो हम हमेशा उसको डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, क्या उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, पहले ये कंसंट्रेशन देखो, 1:10,000 हमारी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ये वाली क्या रहेगी, 1:10,000 हमारी क्या हो जाएगी, एड्रेनालिन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, अब हम देखो, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट। इसमें हम क्या करें, हम इसको 10 टाइम डाइल्यूट करेंगे।
अब हम इसको अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सपोज हमारे पास तो क्या बोलते हैं, जो कॉमनली अवेलेबल है ना, वो 1:1000 जो एड्रेनलिन है ना, वो रेशो में हमारे पास क्लिनिकली सेटिंग में प्रेजेंट होता है नॉर्मली, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना है, लेकिन हमें देना तो ये वाला है 1:10,000 वाला। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डाइल्यूट कर लेंगे। कैसे डाइल्यूट करेंगे? हम 9 ml NS लेंगे। हम क्या लेंगे, एक 10 ml सिरिंज है जिसमें 9 ml तो हम नॉर्मल सलाइन ले लेंगे, ठीक है। 9 ml नॉर्मल सलाइन और 1 ml अपना वही एड्रेनलिन, 1 ml एड्रेनलिन और 9 ml क्या ले लेंगे हम, नॉर्मल सलाइन। तो इससे क्या रेशो बन जाएगी, इससे रेशो बन जाएगी 1:10,000 ADR की, ठीक है। यानी 1 ग्राम एड्रेनलिन कितने के अंदर प्रेजेंट है, 10,000 ml सॉल्यूशन, यानी 1 ग्राम ADR प्रेजेंट इन 10,000 ml सॉल्यूशन। अब ये मेरी बात समझ में आई, ठीक है। इससे जो उसके रिस्क ऑफ जो अरिथमिया है उनके चांसेस कम हो जाते हैं और उसकी कंडीशन इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और अगर अब भी ना हो तो भाई कंडीशन सीवियर हो चुकी है, पेशेंट का मतलब वो जो पर्सन है उसके रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। ये था इसका फर्स्ट यूज़ जो मैंने बताया, वो था एनाफाइलेक्टिक शॉक में, ठीक है। हम रूट डिस्कस कर चुके हैं, हम इसकी कंसंट्रेशन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड यूज़ होगा एड्रेनलिन का, हम सिर्फ मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिक हम वो यूज़ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड यूज़ है वो है कार्डियक अरेस्ट। क्या है? कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले हम कुछ और टर्म्स देख लेते हैं जिसके साथ हम मोस्टली क्या रहते हैं, कंफ्यूज हुए रहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज, इसको पढ़ेंगे पहले ये देख लीजिए, हार्ट अटैक, ठीक है। सेकेंड वन इज हार्ट फेलियर, ये हम कॉमनली सुनते हैं। थर्ड वन इज हार्ट ब्लॉक, शायद आपको विजिबल नहीं है, मैं भी बोल रही हूँ, बाद में मैं इनको अलग से वो करूँगी। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और हार्ट ब्लॉक, 3 हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज कार्डियक अरेस्ट। अब हम इनको देख लेते हैं। कार्डियक अरेस्ट को मैं सबसे लास्ट में बताऊँगी, पहले ये देख लूँ। हार्ट अटैक क्या है, ये टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है? देखो ये हम कॉमनली बोलते हैं, ये वाली तो टर्म जो होगी जो लेमन नॉर्मल घर के लोगों को भी पता होती है, जो नॉन मेडिकल्स है, ठीक है, उनको बताती है कि हार्ट अटैक आया, लेकिन हमारे से कैसे रिलेट करेगा हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक, दिस टर्म इज़ यूज फॉर MI, मायोकार्डियल इन्फाक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। किसके लिए? MI के लिए यूज़ करते हैं हार्ट अटैक को, ठीक है। जिसमें क्या होता है, हार्ट की जो मायोकार्डियल सेल्स हैं वो क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है? क्योंकि वहाँ पर लंबे टाइम तक इस्कीमिया रहता है। इस्कीमिया क्या? ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाती है, वो सेल वहाँ की है, ओब्वियसली वहाँ जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं होगी वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा उस मायोकार्डियल सेल्स का, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, हार्ट अटैक में सीवियर चेस्ट पेन होता है। क्या हो जाता है, पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन होता है, ठीक है। तो हार्ट अटैक क्या है, MI के लिए यूज़ की जाती है। सेकेंड वन इज़ हार्ट फेलियर। जो हार्ट फेलियर है ये टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है? जो ये टर्म है हार्ट फेलियर वो यूज़ की जाती है कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए। किसके लिए? कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना हार्ट फेल हो गया, उसको तो हार्ट फेल हो गया, कभी सुना हो घर में कॉमन जो बोलते हैं वो ये चीज़ें बोलते हैं, हार्ट फेल हो गया, यानी उसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया। बट इट मीन जो उसका हार्ट का जो पंपिंग एक्शन था वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है हार्ट, ठीक है, उसमें कंजेशन होने की वजह से। तो क्या होता है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर ना कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए यूज़ की जाती है टर्म, और हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फाक्शन के लिए। थर्ड वन इज हार्ट ब्लॉक। एक सेकेंड, थर्ड क्या है? थर्ड है आपकी हार्ट ब्लॉक। जैसे नाम ही बता रहा है, हार्ट ब्लॉक क्या होगा, एक तरह से कंडक्शन ब्लॉक होता है। क्या होता है कंडक्शन ब्लॉक? क्या, देखो देखो मैंने कहा क्या है, कंडक्शन ब्लॉक, यानी जब जो इम्पल्सेस हैं, मैंने क्या बताया था, हार्ट के अंदर कैसे इम्पल्सेस होती है, एट्रिया से वेंट्रिकल जाती है। सपोज 100 इम्पल्स जानी थी, उसमें से 70 जा रही है, 60 जा रही है अराउंड, तो क्या हो रही है, यानी वो ब्लॉक हो रही है। जो कंडक्शन नॉर्मल होना चाहिए तो उसमें क्या आ रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है, तो ये एट्रिया से वेंट्रिकल तक पास ऑन नहीं हो पा रही, तो उसको क्या बोलते हैं, हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। अब ठीक है, ये क्या होगी, हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट मैंने क्या बताया, हार्ट अटैक, सेकेंड वन इज हार्ट फेलियर, थर्ड वन इज हार्ट ब्लॉक। अब जो लास्ट है वो क्या है, कार्डियक अरेस्ट। अच्छा, तो कार्डियक अरेस्ट क्या होगा, कौन ले गया दिल को गिरफ्तार करके? क्या है अरेस्ट, क्या होता है, गिरफ्तारी होती है। क्या है जो अपनी मेन है जिसमें हम यूज़ करेंगे एड्रेनालिन का,
अब ये देख लो, वो टर्म्स इसलिए थी ताकि, क्योंकि ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज, हम सबको एक ही मान लेते हैं, नहीं, सबका मीन डिफरेंस है, सबके मीनिंग में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ उनको बीच में रखा। हमारा मेन टॉपिक क्या है, कार्डियक अरेस्ट। यहाँ क्या होगी, यहाँ होगी दिल की गिरफ्तारी। कैसे होगी, देखो, जैसे कोई क्रिमिनल है, अगर वो उसको अरेस्ट कर ले तो उसके थ्रू जो मतलब एक्टिविटी थी, जो भी इलीगल एक्टिविटी थी, वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, जो वो करता था, ठीक है। तो वैसे ही जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो जो कार्डियक यानी जो हार्ट की जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, अचानक से टोटली स्टॉप हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, हार्ट की एक्टिविटी स्टॉप्ड हो जाती है। एक्टिविटी ऑफ हार्ट स्टॉप टोटली क्या हो जाती है, हार्ट की एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इतना समझ आए। यानी इट मीन क्या होगा, नॉट बीटिंग नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग एट ऑल, मतलब हार्ट ना बीट करेगा ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कुछ भी नहीं होगा, ब्लड कहीं नहीं जा पाएगा, ना ही पेशेंट की पल्स मिलेगी, ना बीपी होगा, पेशेंट वर्चुअली डाई हो जाएगा, ठीक है, डेड, ठीक है। तो सबसे सीरियस, अब मैंने जो 4 कंडीशन बताई, मुझे बताओ सबसे सीवियर कंडीशन कौन सी है, ऑब्वियसली कार्डियक अरेस्ट है। अचानक से हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। देखो कंडक्शन में क्या हो गया, थोड़ी बहुत तो जा रही है ना, कंडक्शन में 100 थी 60 तो जा रही है। अटैक में क्या था, एमआई में क्या, चेस्ट पेन हुआ है, मतलब वो बोली तो हम, वो भी इतनी एकदम सडन वो नहीं, उसमें भी सीवियर चेस्ट पेन होता है, ठीक है, एक एकदम इमरजेंसी वाली सीवियर कंडीशन। इन सब में से, वैसे तो सभी अपने आप में सीवियर है, होनी नहीं चाहिए किसी को, लेकिन अगर मैं इन चारों में से बताऊं तो सबसे ज़्यादा सीरियस कौन सी होगी, कार्डियक अरेस्ट होगी, ठीक है। अब देखो कार्डियक अरेस्ट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है। अब जो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का है, हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि एड्रेनालिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट के लिए, और वो एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए भी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। जो एड्रेनालिन है अपने आप में क्या है, एक इमरजेंसी ड्रग है, जो लाइक लाइफ सेविंग ड्रग है। ऑब्वियसली पेशेंट यहाँ डेथ की कंडीशन में है, और जब उस टाइम जो काम आ जाए वो क्या है, लाइफ सेविंग ड्रग ही होगी। हाँ, तो कार्डियक अरेस्ट में भी क्या है कि ड्रग ऑफ चॉइस है। अब देखो सबसे पहले अगर कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज़ होती है, नहीं हम उसको एड्रेनालिन नहीं, सबसे पहले हम उसको सीपीआर स्टार्ट करते हैं। अब देखो सीपीआर क्या, पेशेंट किसका, कार्डियक अरेस्ट का, मैं ऊपर लिख देती हूँ, कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है, पेशेंट किस चीज़ का है, कार्डियक अरेस्ट का है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सीपीआर, सीक्वेंस क्या है सीपीआर की, कार्डियोपल्मोनरी रिसससिटेशन की सीक्वेंस क्या है, सीएबी, क्या है, सीएबी, सी फॉर कंप्रेशन, ए फॉर एयरवे पेटेंट, एयरवे पेटेंट, एंड सी फॉर सीएबी, बी फॉर ब्रीदिंग। अब एक बात ध्यान से सुनो, देखो अब हम यहाँ क्या करें, हम हार्ट को प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, हार्ट को प्रेस करेंगे रिब्स के थ्रू, क्या करेंगे, रिब्स के थ्रू हम क्या करेंगे, हार्ट को प्रेस करेंगे, और अगेंस्ट किसके, वर्टिब्रा के अगेंस्ट, ताकि जिससे ब्लड क्या हो, पंप हो, हार्ट मतलब ब्लड कैसे पंप होगा, जब हार्ट को हम क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ब्लड पंप होगा। अब ज़्यादा टाइम तक तो हम सीपीआर नहीं दे पाएंगे ना, तो हम एक ड्रग ऐड करते हैं, वो क्या होती है, एड्रेनालिन। अब जो एड्रेनालिन जो ड्रग है वो रूट, अब यहाँ जो हम एड्रेनालिन जो ड्रग देंगे उसका रूट क्या होगा, यहाँ हम जो एड्रेनालिन, मैंने कहा था, मैं कह रही हूँ हम एड्रेनालिन ड्रग देंगे, तो एड्रेनालिन जो ड्रग हम यहाँ देंगे उसका रूट क्या होगा, क्या उसका रूट आईएम होगा, नहीं, बिल्कुल भी आईएम नहीं होगा। यहाँ हम जो ड्रग देंगे उसका रूट आईवी होगा, क्या होगा, रूट ऑफ चॉइस क्या होगा, आईवी होगा, ठीक है। अब यहाँ अरिथमिया के चांसेस, यहाँ तो हार्ट कुछ काम ही नहीं कर रहा, कुछ मूवमेंट हो तो बढ़िया है ना, ठीक है, तो यहाँ अरिथमिया वाली तो कोई वो नहीं होगी, केस नहीं होगा, ठीक है। वैसे हम अमाउंट वही सावधानी जरूर रखेंगे, हम उसको 1:10,000 के वाले कंसंट्रेशन में देंगे, लेकिन यहाँ पर हार्ट कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहा, वो स्टॉप हो चुका है, ठीक है। तो अरिथमिया से ज़्यादा तो यहाँ बिल्कुल स्टॉप, वो ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, उसका ज़्यादा एडवर्स अफेक्ट है, ठीक है ना। तो अब देखो हम इसको किस रूट से देंगे, आईवी रूट से देंगे, और अगर सबसे पहले तो आईवी रूट है, अगर ये पॉसिबल नहीं है किसी भी केस में, तो दूसरा क्या होगा, इंट्राओसियस, यानी हम सीधा बोन के अंदर दे देंगे, क्या हम देंगे, बोन के अंदर, ठीक है। और अगर ये भी ना हो पाए तो क्या देंगे हम, ईटी, यानी पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे, क्या देंगे, एंडोट्रैकियल उससे देंगे, यानी पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे और ईटी ट्यूब के अंदर डाल देंगे, जिसमें लंग्स के थ्रू क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हम इसको इंट्राकार्डियक रूट से दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल प्रॉपरली बैन हो चुका है, कम्प्लीटली बैन हो चुका है, हम इसको इंट्राकार्डियक रूट से बिल्कुल भी नहीं देंगे एड्रेनालिन को, ठीक है। मतलब मेन अगर आए तो सबसे पहले तो आईवी ही है, आईवी ही है। ये तो अगर ऐसे है कि एक नॉर्मल एक बंदा होता है, जब उसी में भी हमें वेन्स नहीं मिल के देती,
ठीक है। जब हम उसकी सैम्पलिंग करते हैं, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनकी वेन विजिबल नहीं होती, यहाँ तो इमरजेंसी की कंडीशन है, इतना टाइम कहाँ है, तो सीधा बोन में उठा के लगाते हैं। अगर ये ना मिले रूट तो बोन में, और अगर ये भी पॉसिबल ना हो उसके लिए एक स्पेशल नीडल होती है, सपोज आपके पास वो नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको इंट्यूबेट करोगे और डायरेक्ट उसमें डाल दोगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब आपने एड्रेनालिन दे दिया है, ठीक है। और आईवी इसकी कंसंट्रेशन मैंने क्या कहा है, अब यहाँ जो हम आईवी देंगे इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1:10,000, ठीक है, 1:10,000 देंगे। अब आईवी देने का, अब देखो 1:10,000 एड्रेनालिन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक अरेस्ट। ये जो क्या बोलते हैं, ये कंसंट्रेशन पर एड्रेनालिन ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, कार्डियक अरेस्ट के लिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आईवी दे दिया तुमने, अब इसके बाद क्या करना है, क्या तुम्हें पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, नहीं, ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्व ही करते रह जाओगे, ये तुम्हें दोबारा से सीपीआर स्टार्ट कर देना है, क्योंकि हार्ट यहाँ पंप नहीं कर रहा है। तुमने तो यहाँ पेरिफेरल वेन में क्या दे दी, तुमने तो यहाँ ये पर्सन है, क्या है, यहाँ ये पर्सन है, ठीक है, इसको यहाँ पे तुमने क्या लगा दी, यहाँ तुमने दे दिया एड्रेनालिन आईवी रूट से, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसको हार्ट तो पंप ही नहीं कर रहा, यहाँ वाली ड्रग भी तो सर्कुलेट होनी चाहिए ना बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना, हार्ट का पंप होना जरूरी होगा, तो इसलिए हमें सीपीआर को दोबारा स्टार्ट कर देना है, ठीक है। एड्रेनालिन देते ही स्टार्ट सीपीआर, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड यूज़। फर्स्ट यूज़ एनाफाइलेक्टिक शॉक, सेकंड वन इज कार्डियक अरेस्ट। जो थर्ड इसका यूज़ है वो क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा, क्या है, ब्रोंकियल अस्थमा। अब उसको देखते हैं, ये हमारा लास्ट यूज़ होगा, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट जो इसके यूजेस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज ब्रोंकियल अस्थमा। अब इतना तो हमने, जब मैंने फर्स्ट उसमें तुम्हें बताया था कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जब पेशेंट को हो रही थी एनाफाइलेक्टिक में, तो इसका जो बीटा 2 रिसेप्टर वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है कि वो उस पर भी काम करता है, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये हम इसको ब्रोंकियल अस्थमा में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये क्या है, पावरफुल ब्रोंको डायलेटर है, क्या है, जो एड्रेनालिन है ये क्या है, एक पावरफुल ब्रोंको डायलेटर है, ठीक है। इसका रैपिड ऑनसेट है, ऑनसेट इसका बहुत रैपिड है बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए काम करता है, रैपिड ऑनसेट बट शॉर्ट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बहुत थोड़ा है। तो इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली जब एक्यूट कंडीशन होती है, जब अचानक से कंडीशन होती है तो हमें रैपिड ऑनसेट वाली चीज़ें चाहिए होती है। इट इज़ यूजफुल फॉर एक्यूट अटैक, जब एक्यूट अटैक आता है ना, यूजफुल फॉर एक्यूट अटैक, ठीक है। क्या कर देगा, ये ब्रोंको डायलेटरी इफेक्ट है जिसकी वजह से जो म्यूकोजल एडिमा कंजेशन उसमें उसको क्या होती है, रिलीफ मिलती है। तो ये था हमारा टॉपिक एड्रेनालिन, जिसमें हमने थोड़ा बहुत एड्रेनालिन का इंट्रो पढ़ा और देन हमने उसके यूजेस पढ़े। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं हम अब अगली अपनी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।